नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेरेट्स में। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डीपीएसपी के ऊपर। आज उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी थी कि डीपीएसपी क्या होता है, उसके बारे में तो हम लोगों ने ऑन द सरफेस लेवल जाना था कि डीपीएसपी क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स इनका क्या रिलेशन है, किस किस टाइप के डीपीएसपीज होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि सोशलिस्ट, गांधीनियन एंड इंटेलेक्चुअल टाइप की कैटेगरीज में बांटा गया है किसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। तो उसी में ही आज जो पहला टाइप था सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उनको हम लोग आज के इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मीनिंग क्या होता है सोशलिस्ट डीपीएसपी का। सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम करते हैं सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशली और इकोनॉमिकली जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम के रूप में, स्टेटस के रूप में, अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, इन सबको कम करने के लिए और एक तरीके से समानता लाने के लिए जो आर्टिकल बात करते हैं डीपीएसपीज के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट कैटेगरी में, उनको हम लोग रखते हैं और उन सबको बोलते हैं सोशलिस्ट डीपीएसपी। ये क्या विजन शो कराते हैं, ये वेलफेयर स्टेट का विजन शो कराते हैं, इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होते हैं, दैट्स वाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट डीपीएसपी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, जो कि प्रायोरिटाइज करती है कॉमन गुड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एक पर्सन का इंटरेस्ट का नहीं, बट पूरी कम्युनिटी का, पूरे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं किसी स्टेट के, उन सबका ऑल ओवर, मतलब 1% की ग्रोथ ना हो, पूरे 100% में हम देखें कि ग्रोथ हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। These principles guide the state to intervene in the economy to ensure the welfare of the weaker sections. आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं सोशलिस्ट डीपीएसपी के अंदर। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 ही वो, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिकली कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो वेलफेयर की बात करता है, तो वेलफेयर के लिए जो एकदम पर्टिकुलर आर्टिकल है, वैसे तो कई जगह दे रखा है वेलफेयर के बारे में, बट स्ट्रांगली जो एक तरीके से आर्टिकल आपसे ऑप्शन पूछ दिया जाए तो वो उसमें आपको आर्टिकल 38 को टिक करना होगा। क्या इसका स्टेटमेंट है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट को सिक्योर करना चाहिए सोशल ऑर्डर, किसके प्रमोशन के लिए, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। देखते हैं क्या कहते हैं इस आर्टिकल की लैंग्वेज क्या कहती है। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट the welfare of the people by securing a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all institutions of national life. It shall minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. तो स्टेट को हर तरीके से प्रमोट करना चाहिए वेलफेयर, जिससे कि प्रमोट होगा, वेलफेयर प्रमोट करने के साथ साथ इससे क्या होगा, मिनिमाइज होगा इनइक्वालिटीज इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के रिस्पेक्ट में। तो ये किसकी ड्यूटी होनी चाहिए, स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए। ये बात कर रहा है हमारा आर्टिकल 38 जो कि डीपीएसपी में है। और डीपीएसपी कहाँ पे, डीपीएसपी है हमारा पार्ट 4, कहाँ से लेके कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है हमारे डीपीएसपीज। और फंडामेंटल राइट्स थे हमारे पार्ट 3, कहाँ से लेके कहाँ तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। अब जो आर्टिकल 38 है वो बेसिकली मोटा मोटा क्या बात कर रहा है, ये वेलफेयर स्टेट का कोर प्रिंसिपल है। गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करना चाहिए, डेट ऑल इट्स पॉलिसीज आर एम्ड एट जस्टिस एंड इक्वालिटी। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो गवर्न करनी चाहिए जस्टिस एंड इक्वालिटी के अराउंड ही होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर ऑल अदर डीपीएसपीज। यही है आर्टिकल 38 ही है, ये एक तरीके से बेस का काम करता है किसके लिए, बाकी के जो और डीपीएसपीज हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट डीपीएसपी है वो है आर्टिकल 39। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ पॉलिसीज हैं, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो इसका की सब क्लॉज जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल डी हो गया, पूछा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन से आर्टिकल में दे रखा है, या फिर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है 39F में क्या दे रखा है। और लाइवलीहुड के ऊपर भी 39A के ऊपर भी आपको प्री में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 39D। मल्टीपल टाइम्स हर स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 39 ये बात करता है लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सिटीजन्स के लाइवलीहुड की, वेलफेयर की बात करता है।
39 बी बात करता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज टू सब सर्व द कॉमन गुड। कॉमन गुड के रिस्पेक्ट में बात करता है, ओनरशिप और कंट्रोल जो रिसोर्सेज के हैं वो सब में वेलफेयर एक तरीके से बटे होने चाहिए, यानी कि एक ही इंसान के पास सारा कंट्रोल है, हर चीज़ है। 39 सी क्या बात करता है, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। वही जैसे कि हम लोग पीपीए में भी पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक ही इंसान के पास बाउंड नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कंसंट्रेशन ना हो। तो टीपीए के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है, कौन सा, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, मतलब एक ही प्रॉपर्टी जो है वो ऐसा नहीं हो सकता एक ही परिवार में लॉन्ग टर्म के लिए बांध दी जाए कि दादा के पोते के सबके पास वही एक प्रॉपर्टी जो है वो चली जा रही है, जैसे कि अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है। इस तरीके से कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिससे कि ये सब इनका मोटिव यही होता है कि कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ की, एक ही इंसान के पास सारा पैसा ना आ जाए, एक ही अमीर अमीर, जैसे कि हम लोग आजकल बोलते भी हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट ना एप्लीकेबल हो, ये स्टेट को देखना चाहिए कि नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर कोई सपोज मेल है और फीमेल है, वो दोनों 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेल को ज़्यादा पैसा मिलेगा या फीमेल को ज़्यादा मिल रहा है, दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए। तो ये हमारा बात कर रहा है कौन सा आर्टिकल, 39D। 39E बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। जो वर्कर्स हेल्थ और स्ट्रेंथ है उसके ऊपर 39E बात करता है कि इस पे प्रोटेक्शन होना चाहिए कि वर्कर्स की हेल्थ जो है वो ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर वो काम ना कर रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ें को प्रोटेक्ट करना चाहिए। 39F बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो 39F हमारा जो है 39F हमारा जो है वो बेसिकली बात ये करता है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए जिसमें कि उनकी ग्रोथ हो, चाइल्ड सेंट्रिक वेलफेयर होना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, मॉरल डेवलपमेंट हो गया बच्चों के, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये किसकी ड्यूटी बनती है, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है, उसको ऐसा करना चाहिए, ड्यूटी है उसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो क्लॉज है, जो डीपीएसपीज हैं, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, ये सिर्फ मेयर गाइडलाइंस हैं। तो इसका जैसे नाम ही है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के लिए, मतलब कि डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो स्टेट को ऐसी पॉलिसीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें कि चाइल्ड का जो है फिजिकल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट हो, उसके साथ साथ उनको डिग्निटी के साथ जीना सिखाया जाए कि कैसे ग्रोथ करी जाती है डिग्निटी के साथ लाइफ के अंतर्गत। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन होती हैं, सेफ सराउंडिंग प्रोवाइड करवाना, ये सब स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो ओवरऑल 39 का मतलब ये होता है कि दिस आर्टिकल आउटलाइंस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जैसे कि हम लोगों ने बात करी क्या नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप की सारी चीज़ें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, एम्स टू बैलेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी विद सोशल वेलफेयर। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि एक व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी है, अब जैसे इंडिया के अंदर अंबानीज हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, इतनी प्रॉपर्टी हो गई कि इनके खुद के जंगल हैं और यहाँ आदमी के पास एक गार्डन नहीं है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो इतना वास्ट में डिफरेंस ना हो जाए, इतना ज़्यादा एक ही आदमी के हाथ में पूरी, क्या बोलते हैं कि वेल्थ ना क्रिएट हो जाए, तो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। ये हमको पता चलता है आर्टिकल 39 से कि ये इसके अंदर हम लोगों ने देखा लेबर्स फाउंडेशन, लेबर्स लॉ का फाउंडेशन भी है, वेजेस की इक्वालिटी और चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात भी यहाँ पे करी गई है। इसके बाद जो सोशलिस्ट डीपीएसपी है वो है आर्टिकल 41 के अंतर्गत। ये क्या बात करता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। The state shall within its capacity make provision for securing a right to work, education and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement. पब्लिक असिस्टेंस वर्क के रिस्पेक्ट में, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में असिस्ट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओल्ड एज हो, सिकनेस हो, डिसेबलमेंट हो, तो स्टेट को इस फील्ड में काम करना चाहिए। सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करता है ये आर्टिकल, इंट्रोड्यूस करता है राइट टू वर्क बेसिस फॉर स्कीम, जैसे कि मनरेगा के अंतर्गत एक स्कीम, मनरेगा एक सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसमें कि डेली वेजेस के ऊपर लेबर्स रखे जाते हैं काम करने के लिए। तो ये जो स्कीम है ये अगर देखा जाए तो आर्टिकल 41 से ही जनरेट होके आती है। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो
जैसे अगर हम लोग इजी वर्ड में बात करें तो आर्टिकल ये क्या कह रहा है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग हैं किसी वजह से, जैसे अनएम्प्लॉयड हैं या ओल्ड एज की वजह से वो एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे हैं, सिकनेस है या कोई ऐसा डिसेबलमेंट है, तो स्टेट के पास अगर रिसोर्सेज हैं तो उसको इनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, इनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी मनरेगा का नाम लिया, तो मनरेगा के अंदर होता है कि 100 दिन के लिए आपको फिक्स है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं उनके लिए बात करी जाती है कि 100 दिन की तो आपको काम मिलेगा, तो उसका आपको वेजेस मिलेगा जिससे आपका जीवन गुजारा हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं विधवा पेंशन स्कीम्स या ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, वो सब भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो इन सब की जो बेसिस है वो यही आर्टिकल 41 से ही, इसकी जो रूट्स आती हैं वो यहीं पे आके जुड़ती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 42 की, प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ और वर्क की कंडीशंस जो होती हैं वो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन में ही इंसान को काम करना चाहिए। इन ह्यूमन कंडीशंस नहीं है कि 24 घंटे में से 22 घंटे काम करवा रहे हैं या कोई ब्रेक नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये इस टाइप का माहौल ना हो, जैसे कि उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ भी खत्म हो जाए, एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस टू इंश्योर ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर वुमेन। स्टेट इंश्योर करेगा कि ह्यूमन कंडीशंस में काम हो रहा हो, मैटरनिटी रिलीफ जो है वो वुमेन को दी जाए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैटरनिटी रिलीफ अलग से दी जाती है, फीमेल्स को प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैटरनिटी रिलीफ जो होती है वो वुमेन्स को प्रोवाइड करी जाती हैं, और इसको सब चेक एंड बैलेंस करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। ये एडवोकेट करता है, अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो एडवोकेट द लेबर डिग्निटी एंड वुमेन्स वेलफेयर। लेबर की डिग्निटी कहाँ से? ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में इन्फ्लुएंस मैनी लेबर एंड मैटरनिटी बेनिफिट लॉज। आर्टिकल 43 भी इसी से रिलेटेड है, लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। जो वेजेस होते हैं वर्कर्स के लिए, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल बात करता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय लेजिस्लेशन और अदर मीन्स टू ऑल वर्कर आर लिविंग वेज डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। इट शैल ऑल्सो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। तो स्टेट जो है वो क्या करेगा, वो जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिविंग वेजेस जो हैं, उनका जो कंडीशन है वर्क करने का, वो सब डिसेंट कंडीशन के अंतर्गत होना चाहिए। उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जानी चाहिए, कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए उन लोगों का, प्रमोट करना चाहिए। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। ये मिनिमम वेजेस के बियॉन्ड जाके बात करता है, डिग्निफाइड लाइफ फॉर वर्कर। ये नहीं कि मतलब 100 रुपए दिन की दिहाड़ी हो, इतना वेजेस हो कि उसका जीवन यापन जो है वो डिसेंट तरीके से एक डिग्निफाइड लाइफ जीते हुए उसका जीवन यापन हो जाए। इनकरेज क्या करता है? रूरल इकोनॉमी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे होनी चाहिए? रूरल एरियाज में होनी चाहिए, इस्टेब्लिश करनी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए। तो क्या होगा, जब आप भी इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हो ना, इसको प्रमोट करता है क्या? आर्टिकल 43। अब आर्टिकल 47 नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये क्या बात करता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये किसकी ड्यूटी होगी? ये ड्यूटी होगी स्टेट की। किस में? आर्टिकल 47 में। देखते हैं आर्टिकल क्या बात करता है। द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ न्यूट्रिशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज। ये उसकी स्टेट की प्राइमरी ड्यूटीज होनी चाहिए। इट शैल ऑल्सो वर्क टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज। जो ड्रिंक्स होती हैं, ड्रग्स होते हैं, इंटॉक्सिकेशन के लिए लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं, उसको भी प्रोहिबिट करना चाहिए। जैसे बिहार में हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले देखा था कि अल्कोहल थी, उसको बैन किया गया था, तो उसकी भी अगर रूट्स देखे जाएँ तो वो यहीं से सब निकल के आती। खैर वो तो नाम के लिए बंद किया गया था, बंद होने से पहले जितनी बिकती थी वो तो आप सबको पता है कि बंद होने के बाद उससे ज़्यादा वहाँ की हालत ख़राब हो गई, उससे ज़्यादा वो ब्लैक में और ज़्यादा बिकी। मीनिंग क्या है इस आर्टिकल का, अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, फूड सिक्योरिटीज एंड हेल्थ स्कीम, बेसिस फॉर मिड डे मील्स, हेल्थ मिशन एंड ड्रग कंट्रोल पॉलिसीज। ड्रग कंट्रोल पॉलिसीज, अब न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो एक बहुत ही
प्रचलित जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है। हर स्कूल में टीचर्स जो होते हैं वो, मतलब स्कूल वाले जो होते हैं, वो बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशन के हिसाब से होता है सब पूरा सामान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से निकल के आती हैं, आर्टिकल 47 में इनको देखा जाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो सोशलिस्ट डीपीएसपीज हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इकोनॉमिक जस्टिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल होना चाहिए। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा प्री क्यूम में, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस। एंड डीपीएसपी मस्ट बी कंसिडर वाइल इंटरप्रेटिंग इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। आज जो हम लोग केस पढ़ेंगे उनके अंतर्गत इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को ये के ऊपर बात करता है, जो कि हम लोगों ने देखा आर्टिकल 39D में है, रिकॉग्नाइज एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 16। 14 एंड 16 से ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट निकल के आता है। कौन सा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का, जो कि 39D के अंतर्गत दिया हुआ है। 1982 का केस है, हजारों बार पूछा जा चुका है, हजारों बार पूछा जाएगा। इसको रट लीजिए, इससे सिंपल कुछ नहीं होता है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, सीधी सी बातचीत है, आपको समझ में आ गई क्या है। रणधीर सिंह का केस आया था, उसमें क्या कहा जाता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो 39D के अंतर्गत क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि कहाँ से निकल के आ रहा है, आर्टिकल 14 एंड 16 से। बस इतना ही दिमाग लगाना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये केस भी हम लोगों ने जब आर्टिकल 21 कर रहे थे तब बहुत डिटेल में पढ़ा था, कैसे 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 इसका ब्रेकडाउन हुआ था। तो राइट टू लाइवलीहुड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट भी है, और कहाँ पे दिया हुआ है, डीपीएसपी के अंतर्गत 39A इसको रीड किया जाता है विद आर्टिकल 21। ये केस हम लोगों ने आर्टिकल 21 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने ना देखा हो तो पीछे जाके एक बार रिविजिट करें और आर्टिकल 21 को एक बार फिर से पढ़ के देखें, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर उसको पढ़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद उनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये केस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। राइट टू एजुकेशन, जो कि हमारा कहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, डीपीएसपी में आर्टिकल 41 में। इसको बनाया गया पार्ट किसका, आर्टिकल 21 का, लीडिंग द 86th अमेंडमेंट। इससे क्या हुआ, 86th अमेंडमेंट हुआ, जिससे कि आया आर्टिकल 21 है। ये जो इतना पार्ट है, इससे आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पहले तो यही पूछ लेगा राइट टू एजुकेशन किस केस से आया था। फिर पूछ सकता है कि डीपीएसपी कौन से डीपीएसपी में दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन कौन से में फंडामेंटल राइट में आता है, तो ये हो गया तीसरा पार्ट। कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये हो गया चौथा पार्ट। कौन सा आर्टिकल इंसल्ट हुआ 86th अमेंडमेंट से, ये हो गया पांचवा। तो इतने सारे पॉइंट आपको, इतने सारे क्वेश्चन केवल इन 3 लाइन से आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं होती है, यही होती है कि आप कम पढ़ें और सटीक पढ़ें, अपनी तैयारी के अराउंड पढ़ें। ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ें, कम टाइम दें, रिपीटेटिवली वही चीज़ पढ़ें कि आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, 1987 में आया था। इसमें सेवरल इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिसीजन जो थे वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत, जो फॉर प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ एंड क्लीन इन्वायरमेंट को रिगार्डिंग ये केस आया था, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। अब एक तरीके से हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे जो जो हम लोगों ने डीपीएसपीस पढ़े उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। कईयों की तो हम लोगों ने भी बात कर ली, बाकी में देखते हैं। जैसे 39D, इसके रेफरेंस में एक एक्ट हमारे पास है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, कब का है, 1976 का। 41 में हम लोगों ने बात किया मनरेगा एक्ट 2005 का, 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट फिक्स। 42 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, जो लेबर्स के वेलफेयर के लिए और मैटरनिटी रिलीफ जो होती है उसको प्रोवाइड कराने के लिए। 43 में हम लोगों ने क्या बात किया, एमएसएमई को और कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। 47 में नेशनल हेल्थ मिशन हमारे पास है, मिड डे मील स्कीम्स हैं। तो प्रैक्टिकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो, उसका एग्जांपल हमको यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट को गाइड करने के लिए, स्टेट बेसिकली इनके अराउंड ही वर्क करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। उसके अलावा अगर आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो
इसको शेयर कीजिए, अपने और फ्रेंड्स के पास पहुंचाइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ने सोशली डीपीएसपी किए हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीपीएसपी डिस्कस करेंगे, कौन से, गांधीनियन। ओके, टेक केयर।